जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है और फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में आप जुट गए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक जोरदार सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपकी अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि अकाउंटेंसी के लगभग आपको 45 के आसपास क्वेश्चन है वो पेपर सेकंड में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है ये है कि अपन स्टार्ट में आपको बेसिक अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपको बताएं, ताकि आप अकाउंटेंसी में कम से कम एक्सपर्ट हो सके। और अकाउंटेंसी का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इस वजह से अपने को इस पर थोड़ा सा विस्तृत ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बात ये आती है कि अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप सब जानते हैं, आप सब ने 11वीं 12वीं पढ़ी है, बीकॉम किया आपने, पीजी किया है ना। इसके अलावा और भी आपने नेट भी कर रखा होगा, पीएचडी में भी किसी साथी का एडमिशन होगा। लेकिन आप सब जानते हैं अकाउंटेंट जब अपन थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल रूप प्रैक्टिकल रूप में दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। थ्योरेटिकल में अपन को क्या होता है, उसके जो तथ्य होते हैं समझना होता है और उसके अनुसार ही आपको उसका आंसर भी देना होता है। तो अपन अभी तक जो चीज़ अपने वही चीज़ पढ़ी है जो आपके एग्जाम के लिए उनसे अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। हमारा प्रयास है और इस प्रयास को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो जो चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाती है उसको पढ़ें। साथ में जो पेपर फर्स्ट है उसकी भी आप तैयारी, क्योंकि पेपर फर्स्ट है पेपर सेकंड है, इन दोनों आपको 40% है वो अंक लेके आने जरूरी है ना। कुल मिला के भाई 40% अंक आएंगे तभी आप पेपर को क्वालिफाइड कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो 65% पास रहती है। यानी कुल मिला के ये माने कि 450 आप 300 प्लस नंबर लेके आते हैं तो आप उस दौड़ में शामिल रहते हैं। ये आपका टारगेट है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि आप 300 प्लस लेके आते हैं तो आप एक तरीके से सकते हैं, है ना। बाकी देखो कैटेगरी वाइज अलग अलग जो भी छूट होती है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो बेसिक अकाउंटेंसी से रिलेटेड। देखो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, जर्नल की उत्पत्ति यानी किस तरीके से जर्नल प्रादुर्भाव हुआ था, तो अपन ने चर्चा कर ली कि 1494 ईस्वी में लुकास पेसियोली जो इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, उसने दोहरा लेखा पढ़ा का इजाद किया। बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके कम से कम 2 पक्ष होते हैं, एक आपका डेबिट होता है, एक आपका फॉलो कर, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली में क्या कहता है एंट्रियां की जाती है, फिर खातों का वर्गीकरण होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, समराइजेशन होता है, सारी चीजें वो इसमें इंक्लूड। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के। देखो अपना जैसा थंबनेल है उसी के अनुसार चर्चा अपने करेंगे कि जर्नल और उसके व्यवहार की उत्पत्ति नॉर्मली चीज है, ये सब जानते हैं। जो व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है निश्चित रूप से ये चीज उन्हें पता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये कि आपको उस चीज के साथ जोड़ना है ना। डायरेक्टली अपन यूजी की पीजी की बात करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि 11वीं और 12वीं की चीज है वो आपको समझ में नहीं आए, या 11वीं और 12वीं की चीज होगी वो समझ में नहीं है ना। तो अपन का टारगेट ये कि अपन प्रारंभ से कोई बिंदु है उसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि लास्ट तक अपन पहुंच सके, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि जब 2 पक्ष व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं के, है ना, क्रियाओं के संपादन हेतु मुद्रा या मुद्रा तुल्य किसी भी वस्तु या सेवा के बदले किसी वस्तु या आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है।
या वस्तु अपन खरीदेंगे। किराया चुकाएंगे, किराया प्राप्त करेंगे, कमीशन चुकाएंगे, कमीशन प्राप्त करेंगे, है ना। वो किसके बदले में? मुद्रा या किसी मुद्रा तुल्य किसी अन्य वस्तु के बदले या सेवा के बदले, क्योंकि सेवाओं का भी व्यवसाय होता है। आपको पता है, एक डॉक्टर है, आप हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं, वो किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी सेवाएं देता है, उसके बदले में चार्ज लेता है। एक वकील है, उसके पास अपन जाते हैं, वो अपनी सेवाएं देता है ना। एक टीचर्स है, उसके पास अपन कोचिंग लेने के जाते हैं, वो अपनी सेवाएं देता है। बैंकिंग सेक्टर है, वो अपनी सेवाएं देते हैं, है ना। तो ये एक सेवा क्षेत्र भी होता है और कुछ वस्तुएं भी हो सकती है। दोनों चीज से अपनी मुद्रा प्रभावित होनी चाहिए। तो वो किस किस श्रेणी में आएगा? आपका ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आएगा। व्यवसाय में वित्तीय लेन देनों की संख्या अधिक होने पर उन्हें प्रारंभिक जो आपके हैं यानी रोजनामचा है उस प्रमाण को के आधार पर जो वाउचर होंगे उनके आधार पर या मेमोरेंडम जो बुक्स है उसकी सहायता से लिखा जाता है। क्योंकि अगर अपने पास वाउचर नहीं होंगे तो अपन उसकी प्रविष्टि नहीं कर सकते। वाउचर की सहायता से अपन वो प्रविष्टि करेंगे। क्योंकि जैसे माल खरीदा तो माल खरीदने का कोई क्या होगा? प्रमाण होगा, है ना। जैसे बिल अपन कहते हैं कि कोई भी सामान अपन बेचते हैं तो उसके बदले में अपन क्या लेते हैं? एक बिल लेते हैं, है ना। चाहे वो आपका बीजक हो सकता है, क्रेडिट वाला उधार है तो, और नगद वाला है तो कैश में हो सकता है, लेकिन उसमें सारी डिटेल वो लिखी जाती है कि वो खर्चा जो आपने किया है वो किससे रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है या नहीं। कई बार ये होता है कि कार्मिक अपने पर्सनल खर्चे उसमें ऐड कर देता है, वो उसमें ऐड नहीं कर सकता, व्यापार उनको उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी स्मार्ट बुक की सहायता। बढ़े आगे, ये आगे आपके स्रोत प्रमाणक यानी आपके सोर्स डॉक्यूमेंट। कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट है? जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? उन प्रविष्टियों को लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि लेखांकन के जांच करने योग्य लिखित प्रमाण सिद्धांत, है ना। लेखांकन के जांच करने योग्य लिखित प्रमाण सिद्धांत जो आपके क्या है? वेरी ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रिंसिपल के अनुसार प्रत्येक व्यवहार लिखित प्रलेख द्वारा प्रमाणित होता है। किसमें? लिखित में, मौखिक वैलिड नहीं हो। कोई भी अपन सौदा लिखते हैं तो उसका प्रमाण होना चाहिए, लिखित एविडेंस होना चाहिए कि आधार पर अपन ये प्रविष्टि कर रहे हैं। मौखिक आधार पर किसी भी प्रकार की प्रविष्टि है वो नहीं की जा सकती। अपन ये कह दे कि अपन ने माल बेचा, लेकिन उसका एविडेंस चाहिए, उसका सबूत चाहिए, उसका बिल चाहिए, उसका वाउचर चाहिए। उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रलेख जो पुस्तकों में व्यवहारों के अभिलेख रिकॉर्डिंग का आधार बनता है उसे लेखांकन के मूल प्रलेख कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? लेखांकन के मूल प्रलेख है, उन्हें कहा जाता है। रोकड़ जो आपका क्या होता है? बीजक होता है या बिल होता है ना। उसकी रसीद होती है, नाम पत्र होता है, जमा पत्र होता है, जमा पर्ची होती है, आपका चेक होता है। ये सारे के सारे मूल प्रलेख के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि किसी भी सौदे का साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करता है और उसके मूल प्रलेख कौन से हैं? तो देखो ये सारे के सारे मूल प्रलेख की श्रेणी में आते हैं, आपके एविडेंस की श्रेणी में आते हैं। इनकी सहायता से अपन क्या करते हैं? खातों में प्रविष्टि करते हैं, ठीक है। इनका अपन थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना, ये होते क्या क्या है वैसे तो आप सब जानते हैं, आप सब ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात को मानता हूँ कि जैसे कोई बंदा अभी एमकॉम कर रहा है, कर रखी है, तो 11वीं 12वीं को छोड़े हुए से कई वर्ष हो जाते हैं, है ना। तो उस चीज़ को वो थोड़ी सी स्किप कर जाता है। आप और हम चर्चा कर लेंगे तो वो चीज़ वापस आपके दिमाग में आ जाएगी, है ना। ये काम अपने को करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। देखो ये मूल प्रलेख हो गया आपकी, ओके है, मूल प्रलेख हो गए। अब देखो इन मूल प्रलेख में होता क्या है उस पर चर्चा करें। देखो पहला आपका बीजक या बिल, है ना। बीजक और बिल होते हैं, है ना, इनवॉइस और बिल। अब देखो इसमें होता क्या है? जब विक्रेता क्या है?
जब विक्रेता उधार माल बेचता है, उधार माल बेचता है तो वह ग्राहक को जो प्रलेख बनाकर देता है उसे विक्रय बीजक कहा जाता, सेल्स इनवॉइस कहते हैं। जब आपने उधार माल बेचा है तो आप ग्राहक को क्या बना कर दोगे, एक प्रलेख बनाकर दोगे, उसे विक्रय बीजक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। जब आप उधार माल बेचते हो तब ये आवश्यक होता है। इस जो विक्रय बीजक होता है इसमें ग्राहक का नाम होता है कि भाई किसको माल बेचा, उस माल की मात्रा कितनी मात्रा में बेची गई है, उसकी रेट क्या है और कुल कीमत कितनी है। दर का मतलब एक यूनिट का, जैसे 10 बैग है, एक बैग के मान लो 50 रुपए तो 500 हो गए ना, तो एक बैग की कीमत कितनी है वो दर, और कुल कीमत होगी 500, और साथ में सूचनाएं भी उसमें लिखी हुई है। ये काम किसका है, ये बीजक का। ये डिटेल कहां मिलेगी आपको, बीजक में। और बीजक कब जारी किया जाता है, जब आप उधार माल बेचते हैं तब विक्रेता द्वारा एक बीजक जारी किया जाता है जिसमें ये सारी डिटेल होती है। ठीक है, इस बीजक की जो मूल प्रति है वो तो ग्राहक को भिजवा दी जाती है। जो ओरिजिनल है वो तो आपने देखा कार्बन कॉपी होती है उसमें, है ना, नीचे कार्बन लगा होता है और उसमें जो दुकानदार है वो एंट्री करता है, ऊपर का जो पेज है वो ग्राहक को दे देता है, और नीचे की जो कार्बन कॉपी है वो उसके स्वयं के पास रह जाती है ना। ओरिजिनल ग्राहक को दी जाती है, और दूसरी प्रति जो कार्बन कॉपी होती है डुप्लीकेट है, भविष्य के संदर्भ में पुस्तकों में लेखा करने हेतु स्वयं के पास रखी जाती है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके बीजक से रिलेटेड है ना, बीजक से। अब व्यापारी द्वारा उधार खरीदने पर जो प्रलेख प्राप्त होता है, व्यापारी ने जब उधार माल खरीदा है ना, तो व्यापारी द्वारा उधार माल खरीदने पर जो प्रलेख प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, बिल के नाम से। ठीक है, ये चीज छोटी छोटी है लेकिन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी आपको थोड़ा सा अनुमान होगा कि भाई आपके 50% क्वेश्चन होते हैं वो लगभग उनका औसत रखा जाता है, यानी साधारण हर बच्चा उसको हल कर सके जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है। ये स्टैंडर्ड होता है, वैसे तो कहा नहीं जा सकता, पेपर कैसा भी आ सकता है, कई बार इजी आ जाता है, कई बार हार्ड भी आ जाता है, कई बार मीडियम भी, लेकिन लोग ये सोचते हैं ऐसा होता भी है क्योंकि उसको में हर बच्चे को ये है ना, तो वो वहां पे वो रिस्क लेने का प्रयास करता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका। इसके बाद दूसरा आता है आपका रोकड़ मेमो अथवा कैश मेमो। रोकड़ मेमो या कैश मेमो, ठीक है, पर प्रयोग किया जाने वाला प्रलेख है वो आपका कैश। भाई नगद लेन देन आपने क्या किया, या तो माल खरीदा तो नकद लेन देन के लिए आपका कौन सा होगा, कैश मेमो या रोकड़ मेमो का प्रयोग किया जाता है। माल बेचने पर विक्रेता, है ना, कैश मेमो देता है। आपने नकद माल बेचा तो आपको उसको रसीद देनी है, तो कैश मेमो की आप दे दोगे, और नकद माल पर आप कैश मेमो प्राप्त कर लेते हो। बात है, बेचते हो तो आप कर लेते हो। कैश मेमो के आधार पर नकद क्रय और नकद विक्रय जाता है। पशुपालन की जरूरत उसमें जब होगी तो इनका भी यही होगा। इस कैश मेमो के आधार पर आपको होगी। ठीक है, तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि कैश मेमो है माल बेचने या नगद माल खरीदने पर दिया जाता है। अगर नगद माल बेचेंगे तो अपन जारी करेंगे और नगद माल खरीदेंगे तो अपन उसे प्राप्त करेंगे। उसके आधार पर ही जर्नल एंट्रियों में जाएगी। ओके, यहां तक ओके, बढ़े आगे देखते हैं, है ना। यानी रसीद। अब इसमें क्या होता है, जब विक्रेता किसी ग्राहक से कोई धनराशि प्राप्त करता है ना, अपन कहते हैं ना उसको हमने ये सामान दे दिया तो उसने कहा कि भाई रिसिप्ट ले ली थी क्या, है ना। प्राप्ति की रिसिप्ट लेना भी जरूरी होता है कि भाई अपन ने बेचा है या जो माल खरीदा है उसकी रिसिप्ट अपन ने ले ली थी क्या, ये चर्चा भी की जाती
है ना। ये चर्चा की जाती है कि भाई वो इस बात का एविडेंस होता है कि अपन ने जिस व्यक्ति को जो भी चीज दी है वो उसको प्राप्त हो गई। तो विक्रेता किसी ग्राहक से कोई धनराशि प्राप्त करता है तो ग्राहक को राशि प्राप्त तो प्रलेख देता है, उसे अपन रसीद कहते हैं। स्कूल में है तो स्कूल में आपके जो बच्चे हैं उन्होंने ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, वो जमा करवा दी तो आप उसको रसीद देते हो कि भाई आपकी फीस जमा हो गई है ना। उसमें भी पर्ण और प्रतिपर्ण कार्बन कॉपी होती है, लेकिन वो आप उसको रसीद दे देते हो। वैसे बहुत ऐसे व्यापार में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसकी रसीद है वो और इस रसीद पर क्या होता है, क्रमांक होता है, राशि होती है, प्राप्ति की तिथि है, ग्राहक का नाम होता है, कितनी धनराशि है, चेक है, स्थिति है, दिनांक है, कौन सी बैंक का है, आदि नाम की जिस रसीद उसकी मूल प्रति है वो ग्राहक को दे दी जाती है और दूसरी प्रति ग्राहक के खाते तथा रोकड़ बही में प्रविष्ट करने हेतु वो ग्राहक को दे दी जाती है। कॉपी है उसकी सहायता से आपके जर्नल एंट्रियां है प्रविष्टियां की जाती है, क्योंकि वो भी एक साक्ष्य का काम करते हैं, उस साक्ष्य के आधार पर ही प्रविष्टि। यहाँ तक तो रसीद में कैश मेमो और इनवॉइस बीजक कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े आगे। अब आती है आपकी जमा पर्ची। ये तो आप सब जानते हैं, पे इन स्लिप। आप जब भी तो बैंक में अपन पैसे जमा करवाते हैं तो वहां पर एंट्री करते ही अपने पास वहां पर इस तरीके की एक रिसिप्ट होती है ना। उसका दो भाग होता है, एक पर्ण और दूसरा प्रति। इसमें भी यहाँ पे डिटेल लिखी होती है और इसमें भी अपने को डिटेल लिखनी होती है। अब इसको अपन कैश काउंटर में जमा करवाएंगे तो कैश काउंटर वाला इसको फाड़ के अपन को वापस दे देगा। ये पहला पार्ट है, ये अपने को दे देगा, वो अपने पास रख लेगा। तो ये होती है आपकी जमा पर्ची। जब अपने खाते में पैसे जमा करवाते हैं तब ये काम में ली जाती है। छपा हुआ फार्म है, जब भी अपन जाते हैं तो जो टेबल होती है या जो मेज लगी होती है उस पे अपने को पड़ी हुई मिल जाती है। साथ में पेन भी वहीं पे लगा होता है जिसको डोरी से बांध के रखते हैं ताकि कोई लेके नहीं जाए, है ना। पूरा इंतजाम रखते हैं वो, वहां से आप वो भरो और पैसे जमा करो, है ना। जिस बैंक में रुपए जमा होते हैं वहां पर ये प्रयुक्त की जाती है। जमा करोगे ना वहां पर उसी बैंक का जो जमा पर्ची है वो मिलेगी। अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है क्योंकि उस पे उस बैंक का नाम भी, ठीक है। प्रत्येक जमा पर्ची दो भाग, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है आपका भाग पर्ण जिसे फॉइल कहते हैं और जिसे काउंटर फॉइल कहलाते हैं। यानी पर्ण का वो होगा और प्रतिपर्ण होगा, काउंटर फॉइल होगा। जमा पर्ची में राशि, संख्या, नाम, धनराशि आदि क्लियर। उसमें खाता धारक का नाम है, अकाउंट नंबर है, दिनांक है, ब्रांच है, अमाउंट है, कैश से है या चेक से है, वो सारी डिटेल उसमें लिखी जाती है। और फिर नीचे नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं, जमाकर्ता के हस्ताक्षर और उसके डेट, फाइल नंबर, ये चीज होती है। और ये कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं और ये ग्राहक को देते हैं। ये किसको देते हैं? ये ग्राहक को देते हैं और ये स्वयं रखते हैं। कौन? बैंक वाले, स्वयं बैंक वाले इसको रख लेते। तो ये जमा के बारे में, ठीक है। बढ़े आगे। इसके बाद होता है एक चेक। तो ये भी आप जानते हो भाई, चेक रेखांकित चेक होता है ना, जिसमें आड़ी रेखाएं खींची होती है। एक अकाउंट पे है वो चेक होता है, एक सेल्फ चेक होता है, अलग अलग है। चेक तो लगभग आप सब जानते हैं, सब अपना जो अकाउंट उन्होंने बैंक में रखा है, चेक बुक भी होगी सबके, ठीक है। किसी बैंक पर लिखा गया एक ऐसा आदेश है जिसमें बैंक को ये आदेश देता है कि वह इसमें लिखी गई राशि का भुगतान उस व्यक्ति को जिसका नाम चेक में लिखा गया है या उस वाहक, यानी वाहक। और अगर नाम लिखा हुआ है तो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका नाम लिखा हुआ, और उसमें भी अकाउंट पे भी चेक पर है वो दिनांक को और शब्दों में राशि लिखी होती है, साथ में खाता धारक अक्षर होते हैं। उस चेक
डिटेल है वो सारी उस चेक पर लिखी हुई होती है ना। आपको कहाँ मिल जाती है? उस चेक पर वो लिखी हुई मिल जाती है, उससे अपने को सारी डिटेल है वो आपको मिलान करनी है। और अकाउंट पे है, जिस व्यक्ति के पास वो चेक है और उसका नाम है, उसकी आईडी देखकर उसको पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। आगे नाम पत्र है ना, नाम वो क्रेता लिखता है ना। नाम पत्र है कौन लिखेगा? क्रेता। किसको? विक्रेता को। ठीक है, क्रेता ने किसी विक्रेता से माल खरीदा है और माल में कोई कमी आ गई, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है ना, नहीं है, रास्ते में माल है वो खराब हो गया है, क्षतिग्रस्त माल प्राप्त हो गया है ना, नमूना सही नहीं था, सैंपल जो दिया था वो ओके नहीं था, कुछ भी कमी से अगर माल वापस लौटाते हो तो आप और इसमें क्या है? क्रेता द्वारा है ना, क्रेता द्वारा विक्रेता को विशिष्ट कारणों से माल लौटाने पर, विक्रेता द्वारा मूल्य अधिक लगाने पर या कम छूट दे कहते हैं। क्रेता भेजेगा किसको? को। या तो किसी कारण से माल लौटाता है, या विक्रेता है उसकी रेट ज्यादा लगा लेता है, या डिस्काउंट कम देता है, तो किसी भी कारण से होता है तो वहां पर क्रेता है वो ये नाम पत्र लिखता है। क्रेता द्वारा विक्रेता नाम पत्र के बाद अपनी पुस्तकों में विक्रेता के खाते को नाम है ना कर देता है, और नाम पत्र की मूल प्रति विक्रेता की राशि और डेबिट करने के साथ ही वो उस राशि साथ में परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये जो आपकी नाम पत्र है वो कौन लिखता है? तो नाम पत्र है वो क्रेता लिखेगा। किसके लिए? विक्रेता के लिए लिखेगा। किस कारण लिखेगा? किसी भी कारण से हो सकता है, माल खराब है ना, माल की क्वालिटी ठीक नहीं है, जितनी क्वांटिटी मंगाई थी उतनी क्वांटिटी, इसके माल है ना, माल की क्वालिटी ठीक नहीं है ना, और भी कोई कारण है, यानी मूल्य अधिक लगा लिया है, छूट कम दी गई है, तो इन सभी कारणों के कारण जब क्रेता संतुष्ट नहीं होता है तो वो माल लौटाता है और साथ में नाम पत्र लिखकर भी भेजता है। ठीक है, ओके, यहां तक ओके है। बढ़े आगे। इसके बाद आता आपका जमा पत्र है ना, जमा पत्र, क्रेडिट नोट। क्रेता द्वारा उधार पर क्रय किए गए माल को विक्रेता को विशिष्ट कारणों से वापस लौटा दिया जाता है। क्रेता को माल प्राप्ति की सूचना जमा पत्र के माध्यम से देता है। तो आपका जमा पत्र कौन लिखता है? जमा पत्र लिखेगा आपका विक्रेता। जमा पत्र है वो आपका लिखेगा विक्रेता। ठीक है, क्रेडिट नोट है वो भेजकर करता है, तो विक्रेता है वो क्रेता के लिए जमा पत्र लिखता है। अपनी पुस्तकों में क्रेता के खाते को जमा कर देता है और 2 प्रतियां उसके द्वारा भी तैयार की जाती है। जमा पत्र की कितनी प्रतियां तैयार करेगा? 2 प्रतियां तैयार करेगा और वो दोनों प्रतियों में एक अपने पास रखेगा और एक उस क्रेता के पास है वो भेज देगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो इन दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट कौन लिखता है, क्रेडिट नोट कौन लिखता है, डेबिट नोट किसके लिए लिखा जाता है, क्रेडिट नोट किसके लिए लिखा जाता है, ये पॉइंट को ध्यान में रखने। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है और आ सकता है, फिर मत कहना कि ये क्वेश्चन तो एज इट इज आ गया है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, हो गई। बढ़े आगे। आगे आते हैं प्रमाणक, वाउचर। तो वाउचर तो वही होते हैं जो किसी चीज को प्रमाणित करे, है ना, किसी भी सौदे को प्रमाणित करे, वो आपके प्रमाणक होते हैं, वो आपके वाउचर कहलाते हैं। सर्वप्रथम मूल प्रलेखों की सहायता से प्रमाणकों पर लेखा किया जाता है। यानी जो मूल प्रलेख होते हैं ना, मूल प्रलेख
जो आपके सोर्स होते हैं वो मूल प्रलेखों में होते हैं और उसकी सहायता से प्रमाणकों का लेखा किया जाता है। प्रमाणक के दो पक्ष है ना, प्रमाणक के दो पक्ष होते हैं, एक तो आपका डेबिट पक्ष होता है और एक आपका क्रेडिट पक्ष होता है ना। प्रमाणकों के दो पक्ष होते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट इसलिए क्योंकि अपन कोई भी माल खरीदेंगे तो तब अपन खरीद सकते हैं जब कोई बेचने वाला हो, जब अपन किराया तब चुकाएंगे जब कोई किराया लेने वाला हो, है ना। इसलिए दो पक्ष होंगे, एक क्रेडिट और एक डेबिट। प्रत्येक प्रमाणक पर क्रम संख्या लिखी जाती है। प्रत्येक प्रमाणक है उसमें क्या लिखी होती है, क्रम संख्या लिखी होती है तथा उसके साथ प्रलेख नथी होते हैं, साथ लगे होते हैं, है ना। प्रमाणक होते हैं उसमें क्रम संख्या होगी, साथ में जो भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ लगे होते हैं। प्रमाणकों के आधार पर रोजनामचे और सहायक बहियों में लिखा किया जाता है। तो ये तो जो वाउचर होंगे उनकी सहायता से ही अपने को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जो बहिया है उसमें अपने को प्रविष्टि करने, चाहे उसमें रोजनामचा हो और चाहे सहायक बहिया हो। प्रमाणक दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो नगद के और एक अदर के, यानी नगद के जो नगद से रिलेटेड है वो आपके नगद वाले होंगे और जो अन्य के होंगे वो अन्य व्यवहार वाले माने जाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो इसमें ये नाम प्रमाणक है, ये आपका किसका है, ये नगद का भाग माना जाता है। जो आपके नगद व्यवहार है उसमें नाम प्रमाणक क्या होता है, नाम प्रमाणक नगद भुगतान की स्थिति में तैयार किए जाते हैं। नाम प्रमाणक है जब अपने को नगद पेमेंट करना होता है तब आपका डेबिट नोट है वो तैयार किया जाता है, सॉरी डेबिट वाउचर है वो तैयार किया जाता है। नाम प्रमाणक पर व्यवसाय का नाम है, प्रमाणक संख्या है, प्रमाणक तैयार करने की तिथि है, नाम किए जाने वाले खाते का शीर्षक है, लेन देन का विवरण है, मूल प्रलेख का विवरण है, लेन देन की शुद्ध राशि है, प्रमाणक तैयारकर्ता के हस्ताक्षर है, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर है, वो दिए होते हैं। तो ये जो आपका है ना, किसको नगद भुगतान को प्रमाणित करता है प्रमाणित, तो इसलिए इसमें तमाम उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जिन्होंने ये तैयार किया है, साथ में जो सक्षम अधिकारी है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई घपला न हो, कोई गबन नहीं हो। और गबन कब रुकेगा, जब ये इन चीजों पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो नाम प्रमाणक में आपका ये चीज है वो आएगी, है ना। इसके बाद आगे क्या है, दूसरा आता है इसका जमा प्रमाणक, है ना, क्रेडिट वाउचर। ये किसको भुगतान है, जमा प्रमाणक है वो नगद प्राप्ति को तब बैंक से नगद राशि निकालने की स्थिति में तैयार जाता। तो ये ध्यान रखना कि जमा प्रमाणक कब तैयार किया जाता है, या तो नगद प्राप्त करेंगे या बैंक से राशि निकालेंगे। तो बैंक से निकालेंगे तो भी अपने पास नगद राशि ही प्राप्त होगी। और जमा प्रमाणक है नगद प्राप्ति पर, तो नाम प्रमाणक है वो नगद भुगतान पर तैयार किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। परीक्षा का प्रश्न आ सकता है कि कौन सा प्रमाणक है जो नगद भुगतान पे तैयार किया जाता है, तो वो नाम प्रमाणक होगा। और नगद प्राप्ति पर कौन सा प्रमाणक तैयार होगा, वो आपका जमा प्रमाणक होगा। ओके, देखो अनावश्यक बातें नहीं कर रहे हैं अपन, फटाफट चाहते हैं कि भाई जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको डिलीवर हो जाए, ताकि आप यथा समय, क्योंकि मई जून तक जब एग्जाम हो उससे पहले आप अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें, ऐसा अपन सोचते हैं। और अगर ऐसा करते हैं और एक या दो बार आपको रिवीजन के लिए समय मिल जाता है तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके जमा प्रमाणक हो जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था से राशि प्राप्त हो रही है उसके खाते को जमा करते हैं। नाम प्रमाणक की तरह जमा प्रमाणक पर भी समस्त बातें लिखी होती है जो नगद प्राप्ति से संबंधित होती है। जो नाम प्रमाणक में लिखा होता है वही चीज आपके जमा प्रमाणक में भी लिखी होती है। कौन कौन सी, कि भाई कौन सी, इसको क्या क्या है कि व्यवसाय का नाम है, प्रमाणक संख्या, प्रमाणक तैयार करने की तिथि है ना, जमा किए जाने वाले इस खाते का शीर्षक है, लेन देन का विवरण है, मूल प्रलेख का विवरण है, लेन देन की शुद्ध राशि है, प्रमाणक तैयारकर्ता के हस्ताक्षर और सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, ये सारी डिटेल है वो इसमें लिखी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद अन्य व्यवहार हेतु प्रमाणक, जैसे गैर नकदी लेन देन हेतु, है ना, गैर नकदी लेन देन हेतु आपके कौन कौन से प्रमाणक है वो काम में आ सकते हैं, है ना। गैर नकदी लेन देन हेतु, तो गैर नकदी लेन देन में आपके नगद प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत
है ना, माल का उधार क्रय है, उधार विक्रय है, क्रय वापसी है, विक्रय वापसी है, अप्राप्य ऋण है, ह्रास के लेखों की राशि है, वो आपके अन्य प्रमाणकों के अंतर्गत है मिल की जाती है। तो ये प्रमाणक भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। गैर नकदी लेन देन होते हैं, गैर नकदी, ये नकदी नहीं है, गैर, गैर यानी जिसमें नगद नहीं हो, गैर नकदी लेन देन हेतु गैर नगद प्रमाणक, है ना, ये ध्यान रखना। गैर का मतलब क्या है, जो नकदी नहीं है, यहाँ ये इसका नेगेटिव अर्थ है ना, तैयार किए जाते हैं। उसमें आपका उधार क्रय, उधार विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और डेप्रिसिएशन से संबंधित है, वो आपके लेखे हैं, वो किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जिसमें आपके जो प्रमाण, जिसमें आपके इनवॉइस है, बिल है, कैश मेमो है ना, जिसमें आपके डेबिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर है ना, जिसमें डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, उन तमाम पर अपन ने चर्चा की है। एक थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, डेबिट वाउचर अलग है, डेबिट नोट अलग है, क्रेडिट वाउचर अलग है और क्रेडिट नोट अलग है। तो थोड़ा सा इनको आप अलग तरीके से समझने की कोशिश करना, ताकि परीक्षा के समय आप किसी प्रकार से कोई कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि परीक्षा है वो कंफ्यूजन ज़्यादा करती है। बहुत बार ऐसा होता है हमें प्रश्न आता है, उसका आंसर आता है कि ये होगा, लेकिन कई बार क्या अपन A B C D E तक सब पढ़ लेते हैं, तो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा। और ऐसी कंडीशन जब अपने सामने आ जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी जो अपनी व्यथा है वो अलग हो जाती है और अपन अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं, और इस वजह से अपने क्वेश्चन है वो गलत भी हो जाते हैं। अगर अपन सही तरीके से पढ़ के जा रहे हैं, सही तरीके से अपने समझा है, तो निश्चित रूप से अपना आंसर भी सही होगा। उसके लिए अपने को क्या है, थोड़ा सा मटेरियल है वो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं, क्योंकि ये सब जानते हो आप कि किसी भी दौड़ में आपको जीतना है, किसी भीड़ से आपको जीतना है, तो उस भीड़ से थोड़ा आपको अलग सोचना पड़ेगा। अलग सोचोगे तभी आप सफलता तक पहुंच पाओगे, है ना। इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है, अपने टारगेट पर नजर रखनी है, और उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारियों, क्योंकि 2025 है ना, बहुत सारी भर्ती लेके आएगा। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, जूनियर की भी आएगी, है ना, इसके अलावा EMRS की भी आएगी, बिजली विभाग में अकाउंटेंट की भी आएगी। फर्स्ट ग्रेड के अलावा सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है, जेल पहरी है, पटवारी है ना, ग्राम सेवक है, ये आएंगी। तो आप यथा समय आप अपना सिलेबस कवर कर लेते हो, तो और एग्जाम में भी आप अपने जो अपना भाग्य है वो आजमा सकते हो, है ना। वैसे तो देखो इस नौकरी की कहीं पे भी कुछ कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, L12 4800 ग्रेड पे, है ना, PA पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। अगर इस पे आपका सिलेक्शन होता तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो सिलेक्शन कब होगा, जब आप तैयारियों में, तो निश्चित रूप से आप तैयारियों में लग गए हैं। जो अभी तक नहीं लगे हैं उनके पास भी अब मौका है, तैयारियों में लग जाइए। निश्चित समय तक आप अपना सिलेबस कवर करें, और सिलेबस कवर करने के बाद उसको रिवीजन करें, 1 2 3 बार रिवीजन करें, तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।